हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें अनसॉल्व के क्वेश्चन बता रहा हूं। और इसमें सेट पहले की ये पार्ट दूसरी क्लास है, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेट पहला 2024 का 346 FS। इसमें के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। तो देखिए, इसमें के सभी बहुविकल्पी मैंने एक वीडियो में बताया है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपको 4 का तक करा दिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे की खा की, ठीक। तो चौथे का खा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए, मतलब यह कैसे सार्थक है, तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है, कलांतर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब देखिए। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे विस्थापन धारा आपको बताना है, उसके बाद यह कैसे आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए, विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। आप या तो यही परिभाषा लिख सकते हैं, विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे विस्थापन अथवा मैक्सवेल का विस्थापन धारा कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसके और चालन के बीच में प्रयोग पूछा था। यह देखिए, अब सार्थक कैसे है, तो सार्थकता आप इसकी देख सकते हैं। विस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। तो विस्थापन धारा की सहायता से ही मैक्सवेल का एम्पियर नियम आया, जिसे एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम कहा जाता है। यह नियम को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको देखिए, ये एम्पियर का नियम है, ठीक है। एम्पियर का नियम देखिए, यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू आई वैसे होता है। तो यहाँ पे धारा देखिए, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ठीक है। आप देखिए, म्यू नॉट का इसमें गुणा कर देंगे तो म्यू नॉट आई सी म्यू नॉट आई डी, ठीक है। आप देखिए, आपको पता होगा कि आई डी विस्थापन धारा है, ठीक है। आई डी क्या है, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा बराबर ये फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो देखिए, यहाँ पे म्यू नॉट वैसे ही लिखा गया है, ये देखिए इतना पूरा सेम लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट आई डी की जगह देखिए ये पूरा रखा गया है। आई डी की जगह क्या, ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी, ठीक है। इसका एक लाइन और है, देखिए। तो फार्मूला आप लोग देखे थे उसी में, जहाँ आईसी तार में प्रवाहित होने वाली वास्तविक चालन धारा है, ठीक है। आईसी जो चालन धारा थी, जबकि आईडी एक आभासी धारा है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो याद रखिए, वास्तविक जो धारा होती है उसे चालन धारा कहते हैं, और जो आभासी धारा होती है उसे क्या, विस्थापन धारा बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण से समझाइए। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन, आप देखिए इसका आंसर। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो जब कोई भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से, ठीक है, कोई मान लीजिए बड़ा सा पिंड हो, उस पर आप छोटे छोटे किसी भी चीज़ से क्या कराइए, बमबारी, मतलब उस पर लगातार फेंकिए, तो वह लगभग बराबर नाभिकों में, ठीक है, तो दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो देखिए, जब कोई भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ये लिख सकते हैं, जब दो या दो से, ठीक है,
नाभिकीय विखंडन है तो आप लिखेंगे जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा चीज़ है, वो अगर टूट कर दो भागों में विभक्त हो जाए या तीन, तो उसी को नाभिकीय विखंडन। इसका एग्जाम्पल भी देखिए पूछा था, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से क्या कराया गया अभिक्रिया, तो यहाँ पे बेरियम का निकला नाभिक और क्रिप्टॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन और 190 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये नाभिकीय विखंडन था। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई बड़ा सा चीज़ का विखंडन हो जाए तो उसी को विखंडन बोलते हैं। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन, तो जब कोई भारी नाभिक का दो या दो से अधिक नाभिकों में विखंडन होता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो क्या है नाभिकीय संलयन। तो देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर एक बड़ी सी चीज़ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। इसका आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1s2 और 1s2 ये ड्यूटेरियम के दो नाभिक है। ठीक है, इसकी जब अपक्रिया कराई गई तो ट्राइटियम की नाभिक 1s3 प्राप्त हुई और यहाँ पे एक प्रोटियम भी प्राप्त हुआ। ठीक, साथ में देखिए 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे ट्राइटियम का पुनः से क्या किया जाता है, मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ट्राइटियम होगा, ट्राइटियम को किसके साथ कराएंगे, हीलियम के साथ। ठीक है, ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो ये देखिए ड्यूटेरियम से मिलकर ये देखिए हीलियम का नाभिक, हीलियम 2He4। ठीक है, और न्यूट्रॉन और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी प्राप्त किया इसने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 kg है। ठीक, तो ये द्रव्यमान है। दो क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम अधिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, चित्र था। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है तथा बल F बराबर QE भी धन से ऋण की ओर लगेगा, धन से ऋण की ओर लगता है। अतः गोली आवेशित है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है V। ठीक, V का मान देखिए कितना है, यहाँ पे 1000 होगा। कितना होगा, 1000 है। ठीक, और दूरी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जब भी इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला में पता है E बराबर V/D। V का मान देखिए, V का मान ये 1000 है। ठीक है, यहाँ पे 1000 होगा और उसके बाद D के देखिए मान कितना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻²। 2 से 1000 कैंसिल तो 500 आएगा और ये घात को इधर उधर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब आगे आप लोग देखें, गोली संतुलन की अवस्था में है तो F जो होगा mg जो होगा QE के बराबर। mg किसके बराबर, QE के बराबर। तो Q का मान निकालेंगे तो E इसके बटे आ जाएगा mg/E। तो ये देखिए mg/E और यहाँ पे 3.2 × 10⁻⁻5। ठीक है, ये द्रव्यमान का मान दिया, G का मान 10 है, E का मान देखिए 3 × 10⁴। अब इसका जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो इसको काटेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जब इसको काट दिया जाएगा तो इसका जो आएगा ये 6 ठीक है 6.4। तो देखिए संतुलन की अवस्था में mg जो होता है QE के बराबर। तो देखिए Q का मान निकालेंगे mg/E। m का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻15। g का मान क्वेश्चन में ये 10 दिया है। E का मान आपसे देखिए E का मान क्या है, आप लोग यहाँ पे देखें तो देखिए E का मान हमने आपको निकाल के रख दिया है।
तो यहाँ पे आप लोग देखिए ई का मान आपने निकाला 5 गुणे 10 की घात 4, तो यहाँ पे होगा 5। ठीक है, 5 गुणे 10 की घात 4, तो इसमें गुणा करेंगे 5 अंक 30 और 5 चौक 20। ठीक है, तो क्यू का मान ये आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला था n बराबर क्यू अपॉन ई। एन क्यू का मान 16.64 दिया है, गुणे 10 की घात -19, और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ से 19 कैंसिल, दशमलव हटाएंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, और 16 चौक 64। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कमी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे खंड द का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अंग होना चाहिए लेकिन ये ग दिया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, उसके बाद ये इसका चित्र। तो देखिए जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, धारा बहुत तेजी से बदलती हो, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। ठीक है, प्रसारित होने लगेगी। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि इसका संचरण आरेख, तो ये देख सकते हैं संचरण आरेख है। ठीक है, संचरण आरेख। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, और ये संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए ये चित्र बना दिए। अब देखिए इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, परस्पर लंबवत है तथा तरंग के संचरण की दिशा भी लंबवत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वीडियो हो सकता है काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में आता तो आप इसको नोट करके एकदम रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इसी प्रकार चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।